आज के एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप ने आइस के काम की सराहना की और देश भर में अपराधियों की निर्वासन प्रक्रिया जारी रखने का वादा किया। मिनेसोटा में नए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आइस की छापे के दौरान 5 साल के बच्चे की गिरफ्तारी के बाद विवाद भड़क उठा है। मेन राज्य में आइस का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। शहरों में दर्जनों गिरफ्तारियों और विरोध प्रदर्शनों की खबरें आ चुकी हैं। ट्रंप ने उन राज्यों को संघीय फंडिंग बंद करने की घोषणा की है जो आइस के साथ सहयोग को सीमित करते हैं। अमेरिका पिछले कई वर्षों के सबसे बड़े बर्फीले तूफान का सामना करने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज 24 जनवरी है और हमेशा की तरह आपके लिए अमेरिका की सबसे ताजा खबरें लेकर आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 जनवरी को व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग की जिसमें उन्होंने पिछले 1 साल के अपने काम का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने अपनी सरकार की कड़ी आप्रवासन नीति को रेखांकित किया और इमिग्रेशन कस्टम्स पुलिस, जिसे आइस कहा जाता है, के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि संघीय एजेंसियां अमेरिकियों को सबसे खतरनाक अपराधियों से बचा रही हैं। इस दौरान वे लगातार गिरफ्तार किए गए अपराधियों की तस्वीरें दिखा रहे थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्राथमिकता उन लोगों को निर्वासित करना है जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप है, जिसमें हत्या, नशीली दवाओं की तस्करी और विभिन्न गिरोहों की सदस्यता शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि आइस तथाकथित वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट यानी सबसे खतरनाक अपराधियों को पकड़ने का बहुत कठिन काम कर रही है और ये नीति अमेरिका के शहरों में सुरक्षा बढ़ाएगी। उन्होंने पहले की प्रवासन नीतियों की भी आलोचना की और पूरे देश में अभियानों को तेज करने का वादा किया। व्हाइट हाउस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में सैकड़ों हजारों अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया, जिनमें से एक बड़ी संख्या आपराधिक मामलों से जुड़ी थी और स्वैच्छिक प्रस्थान सहित कुल प्रत्यावर्तन की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई। इसी समय मिनेसोटा में एक नया विवाद भड़क उठा है जिसमें यह आरोप है कि आइस के कर्मचारियों ने एक अवैध प्रवासी को गिरफ्तार करते समय उसके 5 वर्षीय बेटे का इस्तेमाल किया। यह घटना 21 जनवरी को मिनियापोलिस के उपनगर में हुई थी। उस समय 5 वर्षीय लड़के को उसके पिता के साथ हिरासत में लिया गया था और स्कूल अधिकारियों के अनुसार एजेंटों ने ऑपरेशन के दौरान बच्चे का इस्तेमाल किया। कोलंबिया आइस पब्लिक स्कूल प्रशासन के अनुसार आइस एजेंटों ने लड़के को उसके घर के आंगन में रोक लिया। एजेंटों में से एक उसे मुख्य दरवाजे तक ले गया और दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। इसके बाद दरवाजा उसके पिता ने खोला और जाहिर है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल के अधिकारियों ने इन कार्रवाइयों को बच्चे का सामरिक उद्देश्यों के लिए बताया है। वहीं आइस का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य बच्चे को नहीं बल्कि उसके पिता को गिरफ्तार करना था और एजेंसी का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान एजेंट ने सुरक्षा कारणों से लड़के के साथ दिया था। देश में हो रही घटनाओं के बीच ये पता चला है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी आव्रजन नीति की समीक्षा कर रही है। यह सब 2026 के मध्यावधि चुनावों की तैयारी के सिलसिले में हो रहा है। यह भी पता चला है कि मिनेसोटा में बड़े पैमाने पर प्रवासन संघर्ष के इर्द गिर्द बनी राजनीतिक स्थिति अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर गंभीर आंतरिक बहसें पैदा कर रही है और आगामी मध्यावधि चुनावों के लिए उसकी रणनीति को प्रभावित कर रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पहले से ही आज की तारीफ में है। प्रतिनिधि सभा में वे आव्रजन और सीमा शुल्क सेवा तथा आंतरिक सुरक्षा विभाग के वित्त पोषण से जुड़े विधेयक का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। याद दिला दूं, ये विधेयक आइस और बॉर्डर पेट्रोल के लिए वित्त पोषण में महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रस्ताव करता है। इन कानूनों को पारित कराने के लिए डेमोक्रेट्स मांग कर रहे हैं कि आइस की कार्रवाइयों के लिए कड़े प्रतिबंध और नियम शामिल किए जाएं, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को बिना पर्याप्त कारण के हिरासत में लेने पर सीधा प्रतिबंध भी शामिल है। मैं कई डेमोक्रेटिक नेताओं को फॉलो करता हूं और मेरी राय में देश में प्रवासन स्थिति को लेकर उनका रुख बटा हुआ है। उनमें से कुछ नेता मौजूदा प्रशासन की तीखी आलोचना करते हैं जबकि अन्य नेता अपनी राय में संयम बरतते हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, कृपया कमेंट में बताएं कि आप अमेरिका की किस पार्टी का समर्थन करते हैं। वहीं अपनी ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिनेसोटा में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इंसरेक्शन एक्ट लागू करने की खुली धमकी दी है। मैं आपको याद दिला दूं, इंसरेक्शन एक्ट एक अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को आंतरिक अशांति को दबाने के लिए सशस्त्र बलों को बुलाने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो इस अधिनियम पर विचार करेंगे। ये एक संभावना के रूप में है कि मिनियापोलिस क्षेत्र में संघीय प्रवासन अभियान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे प्रदर्शनों को शांत किया जा सके। इसके साथ ही ट्रंप ने स्थानीय अधिकारियों से पेशेवर प्रचारकों और विद्रोहियों को रोकने का आह्वान किया जो उनके अनुसार आइस के देशभक्तों पर हमला कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करने का वादा किया। मैं आपको याद दिला दूं कि इंसरेक्शन एक्ट अमेरिका के सबसे पुराने कानूनों में से एक है और ये 1807 का है।
ये कानून राष्ट्रपति को संघीय बलों, जिसमें सैन्य और नेशनल गार्ड भी शामिल हैं, को राज्य की सीमा में भेजने का अधिकार देता है। गवर्नर की सहमति के बिना भी अगर विद्रोह, आंतरिक अशांति या संघीय कानूनों के पालन में कोई बाधा हो। अमेरिका के नवीनतम इतिहास में इस अधिनियम का बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है, और अगर इसका इस्तेमाल हुआ भी है तो आमतौर पर हमेशा गवर्नर की सहमति से ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि 1 फरवरी 2026 से संघीय सरकार उन राज्यों की फंडिंग निलंबित कर देगी जो आइस के साथ सहयोग नहीं करते हैं। ये उन तथाकथित सैंक्चुरी सिटीज या सैंक्चुरी जुरिस्डिक्शंस की बात है, यानी वे स्थान जहां स्थानीय प्रशासन आइस और अन्य संघीय प्रवासन एजेंसियों के साथ सहयोग को सीमित करता है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस सूची में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इलिनॉय, मिनेसोटा, ओरेगन जैसे राज्य शामिल हैं। मैसाचुसेट्स और अन्य राज्य भी इसमें शामिल हैं। ये सभी राज्य पारंपरिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट देते हैं, और इनके अपने इमिग्रेशन कानून हैं जो संघीय प्रवासन एजेंसियों के साथ सहयोग को सीमित करते हैं। ट्रंप के अनुसार ऐसे शहर और राज्य अमेरिकी नागरिकों की कीमत पर अपराधियों की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और इससे धोखाधड़ी, अपराध और अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है। और इसलिए उन सभी का वित्त पोषण बंद कर दिया जाएगा जो शरण शहरों की नीति का समर्थन करते हैं। कौन कौन सी कार्यक्रमों और किन किन आंकड़ों पर यह प्रतिबंध लागू होंगे, इस बारे में प्रशासन ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। हालांकि संभावित लक्ष्यों के रूप में सामाजिक कार्यक्रमों, बुनियादी ढांचे और समुदायों की सहायता के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का नाम लिया जा रहा है। इसके साथ ही ये उल्लेख करना चाहिए कि संघीय वित्त पोषण को समाप्त करने के प्रशासन के पिछले प्रयासों को अदालतों ने बार बार अवैध बताते हुए रोक दिया था। मैं याद दिला दूं कि इस समय इन राज्यों में संघीय कार्यक्रम चल रहे हैं जो आवास और भोजन के मामलों में मदद करते हैं। वे चिकित्सा सहायता और शिक्षा भी प्रदान करते हैं, और इस सहायता के प्राप्तकर्ताओं में एक बड़ी संख्या प्रवासी हैं। मेन राज्य में आईसी सेवा द्वारा एक व्यापक प्रवासन अभियान शुरू हुआ। इस अभियान को ऑपरेशन कैच ऑफ द डे नाम दिया गया है। ये आधिकारिक तौर पर 21 जनवरी 2020 को शुरू हुआ था, और संघीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पहले कुछ दिनों में लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन लोगों में से जिन्हें एजेंसी आपराधिक आरोपों वाले अवैध प्रवासी मानती है। आइस का कहना है कि मेन राज्य में लगभग 1400 लोग रहते हैं जिन पर विभाग के अनुसार गंभीर आपराधिक आरोप है, और इस अभियान का मिशन इन्हीं लोगों को गिरफ्तार करना है क्योंकि वे प्रवासन कानून के सबसे खतरनाक उल्लंघनकर्ता माने जाते हैं। वहीं इस अभियान ने स्थानीय अधिकारियों और समुदाय के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। पोर्टलैंड और लुइस्टन के मेयरों ने संघीय एजेंटों की रणनीति की आलोचना की, उनके कार्यों को सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के लिए खतरा बताया। 100 गाड़ियों की टक्कर के कारण I-196 हाईवे पूरी तरह जाम हो गया। ये बड़ा हादसा 19 जनवरी की सुबह हडसनविल और जीलैंड के बीच हुआ। ये ग्रैंड रैपिड्स का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोई भी जानलेवा हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। इसी दौरान अमेरिका में पिछले कई वर्षों का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान आ रहा है। जैसे ही आने वाले तूफान की खबर फैली, अमेरिकी लोग खाने पीने का सामान जमा करने के लिए दौड़ पड़े। परंपरागत रूप से ऐसे हिमपात अमेरिका के शहरों में सार्वजनिक जीवन में गंभीर बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। बड़े शहरों में बिजली कटने का खतरा बढ़ जाता है, निजी घरों में पानी जम जाता है और आम सड़कों पर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण आपातकालीन सेवाएं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाती। और अगर आप मुझे अमेरिका से देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि आपके राज्य में हालात कैसे हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।